नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संवाद की ऑडियो में आपका स्वागत है। संस्थाओं में मतभेद हो एक दायरे में दैनिक भास्कर। दुनिया का सबसे बड़ा संस्थाओं में मतभेद हो मगर एक दायरे में दैनिक भास्कर। पंचसूत्री सुधारों से गवर्नेंस की गाड़ी को आगे बढ़ सकती है। एक तरफा फैसले। बिजनेस स्टैंडर्ड। शहरों की सबसे बड़ी मजबूती संस्कृति। रांगा का जीवन जनसत्ता। समूह सात का हासिल। सुधार की वकालत। चीन के विरुद्ध बनती व्यवस्था में भारत की भूमिका। हिंदुस्तान। अब आर्टिकल विस्तार से। संस्थाओं में मतभेद हो एक दायरे में दैनिक भास्कर। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है तो सैकड़ों विद्वानों ने इसे बनाया। संस्थाओं के लिए स्पष्ट भूमिका रखी, लेकिन आज इन संस्थाओं में द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। गवर्नर का मुख्यमंत्री से द्वंद्व है, केंद्र का राज्यों से, केंद्रीय व राज्य विधायिकाओं से। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच एक अजीब युद्ध रेखा खींची हुई है। कॉलेजियम ही नहीं, दूसरी सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के खिलाफ भी संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जनमंचों से बोल रहे हैं। इन सबसे ऊपर एक ताज़ा घटना अधिक चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिल्ली की व्यवस्था पर संविधान के आर्टिकल 239A4 की पुनर्व्याख्या करते हुए कहा, अगर सरकार का अपने मातहत काम पान करने वाले अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो त्रिश्रृंखला वाली सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत अफसरशाही की सरकार के प्रति, सरकार की विधायिका के प्रति और विधायिका की जनता के प्रति जवाबदेही निरर्थक हो जाएगा। पीठ ने यह भी कहा कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार के पास ही प्रशासन की शक्ति होती है, लेकिन फैसले के चंद दिनों में ही केंद्र ने अध्यादेश जारी कर अफसरों के नियंत्रण के लिए एक त्रिसदस्यीय संस्था नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बना दी। दिल्ली सीएम की अध्यक्षता वाली इस संस्था में मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव गृह सदस्य होंगे। इस आशय से आहूत बैठक में फैसला मौजूद और मतदान करने वालों के बहुमत से हुआ। ऊँट किस स्तर पर बैठेगा समझना मुश्किल नहीं होगा। कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच मतभेद सामान्य है, लेकिन रोज ऐसा होना प्रजातंत्र के लिए घातक है। इन 5 सूत्री सुधारों से गवर्नेंस की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। विराट गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील, अनमास्किंग वीआईपी पुस्तक के लेखक। मोदी में सरकार के प्रथम कार्यकाल की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए नदियों को जोड़ने की परियोजना ILR के लिए समिति बनाई थी और बगैर होमवर्क के उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने पर हजारों करोड़ के सरकारी धन की बर्बादी होती। उस समिति के सदस्य के नाते मैंने 2 बड़े सुझाव दिए थे। पहला, नदियों को समवर्ती सूची में लाने के लिए संविधान संशोधन। दूसरा, नदियों में पानी के बहाव के नवीनतम आंकड़ों की गणना। पहले मामले में तो सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन जल स्रोतों की गणना से सही तस्वीर सामने आने से प्रोजेक्ट का सफल क्रियान्वयन हो सकेगा। उस समय के जल संसाधन राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अब देश के नए कानून मंत्री। वह न्यायिक सुधारों की गाड़ी को आगे बढ़ाकर गवर्नेंस और विकास के एजेंडे को पटरी पर वापस ला सकते हैं। पहला, जेल में बंद गरीब कैदियों की रिहाई के लिए केंद्र सरकार ने बजट में प्रावधान किए। सभी जिलों में विधिक सेवा अथॉरिटी भी है, लेकिन हकीकत में आनंद मोहन, पूर्व सांसद जैसे लोग जेल से बाहर आ जाते हैं और गरीबों को जेल की सलाखें ही नसीब होती हैं। गरीब और वंचित वर्ग न्याय दिलाने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स ढांचे से एक्शन की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से हजारों मजिस्ट्रेट का वेतन कई गुना बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसलों को अमल में लाने के लिए अंडर ट्रायल गरीब कैदियों की रिहाई के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट को ओवर टाइम जिम्मेदारी देनी चाहिए। लॉ स्टूडेंट के साथ मिलकर कानून मंत्रालय इसे सफल बनाने का राष्ट्रीय अभियान शुरू करे तो लाखों गरीब परिवारों में खुशियों का उजाला बढ़ेगा। दूसरा, कॉलेजियम के तहत नियुक्ति जजों में शहरी वर्ग का वर्चस्व है। इससे न्यायिक व्यवस्था में असंतुलन और भाई भतीजावाद बढ़ रहा है। इसे खत्म करने के लिए जजों की नियुक्ति से पहले संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत शपथ पत्र देना जरूरी होना चाहिए। इस बारे में एनजेसी फैसले के दौरान KN गोविंदाचार्य ने सन 2015 में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को लिखित प्रतिवेदन दिया था। जिला अदालतों में नए जजों की संख्या बढ़ाने से पहले हजारों रिक्त पदों को भरने की जरूरत है। उसके साथ अदालतों में जरूरी स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर मिले तो न्याय की गाड़ी आगे बढ़ेगी। हाईकोर्ट में प्रदेश की स्थानीय भाषा जानने वाले जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। तीसरा, संविधान के अनुसार सरकार और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों का स्पष्ट विभाजन है, लेकिन अदालतों का खासा समय मीडिया की सुर्खियां बटोरने वाली जनहित याचिकाओं PIL पर जाया होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लिखित गाइडलाइंस के अनुसार संबंधित विभाग को लिखित प्रतिवेदन दिए बगैर PIL दायर नहीं होनी चाहिए। इस नियम का सख्ती से पालन हो तो लंबित मामलों के जल्द निष्पादन के साथ बेवजह की न्यायिक हकीकत में कमी आएगी।
चौथा, कोरोना खत्म होने के बावजूद जजों और वकीलों को ऑनलाइन सुनवाई की सहूलियत है। नियमों में बदलाव के बगैर जज ऑनलाइन तरीके से घर से काम कर सकते हैं। उसी तर्ज पर पक्षकारों और कैदियों के लिए भी ऑनलाइन उपस्थिति के सिस्टम को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। हाईकोर्ट के की नई बेंचों पर निवेश करने के बजाय ई कोर्ट के सिस्टम के विस्तार की जरूरत है। इसके लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर हर जिले में न्याय केंद्र बनाना चाहिए। पासपोर्ट सेवा की तर्ज पर हर जिले में न्याय केंद्र बनाना चाहिए, जिन अदालतों के माध्यम से हाईकोर्ट की फाइलिंग और हाईकोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की फाइलिंग हो सके। इससे मुकदमा दायर करने के लिए गरीब लोगों को शहरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और अदालतों में भीड़ भी कम होगी। पांचवा, वीआईपी और रईस लोगों को बेल और गरीबों को जेल वाली सबसे बड़ी वजह वह अभिजात और लुटियंस सीनियर एडवोकेट्स का न्यायिक व्यवस्था में वर्चस्व है, जिनकी उसकी वजह से आम लोगों के मामले दशकों तक घिसटते रहते हैं। सीनियर एडवोकेट का दर्जा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मिलता है। कानून के अनुसार निजी स्कूल और अस्पतालों को गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को एक निश्चित कोटा के अनुसार फ्री या रियायत दरों पर एडमिशन और इलाज देना होता है। इसीलिए सीनियर एडवोकेट्स को भी सिर्फ पैसे कमाने की मशीन नहीं बनना चाहिए। जनता को न्याय दिलाने में सीनियर एडवोकेट्स के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए बार काउंसिल को आगे आने के साथ सरकार को एडवोकेट्स एक्ट में जरूरी बदलाव करना चाहिए। एक तरफा फैसले, बिजनेस स्टैंडर्ड, अर्थव्यवस्था में काले धन के प्रभाव पर नजर रखना और धन पर और इस पर अंकुश लगाने के लिए उपाय करना सरकार के लिए स्वाभाविक सी बात है। तुलनात्मक रूप से अधिक परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक उत्पादक कार्यों को कर दायरे में लाने का पूरा ध्यान रखा जाता है, ताकि कर संरचना या कर भुगतान में आनाकानी की गुंजाइश नहीं रह जाए, मगर ये पारदर्शी और प्रभावी तरीके से किया जाता है ताकि आम लोगों को एवं करदाताओं को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। वर्तमान भारतीय प्रशासन कई बार कह चुका है कि कोई करदाताओं को परेशानी या अत्यधिक हस्तक्षेप से बचाना चाहता है, इस दिशा में सरकार ने मानव रहित कराधान, फेसलेस टैक्सेशन सहित कई कई कदम भी उठाए हैं, मगर हाल ही में दो ऐसे अवसर आए हैं जिनसे पता चलता है कि सरकार कितनी जल्दी सुधार की दिशा में भटक जाती। हाल में 2000 रुपये के नोट के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना ऐसा पहला उदाहरण है। आरबीआई ने पिछले सप्ताह कहा था कि 2000 रुपये के नोट वापस लिए जाएंगे, यद्यपि इनकी वैधता बनी रहेगी। हालांकि इस नवीनतम कदम का 2016 में की गई नोटबंदी की घोषणा से कुछ लेना देना नहीं है, मगर इससे उस समय मची अफरा तफरी की यादें एक बार फिर ताज़ा हो गई। जब से 2000 रुपये के नोट वापस लिए जाने की घोषणा हुई, तब से कई लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके पास ऐसे जो भी नोट हैं उन्हें कैसे बदलेंगे। ऐसे ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि दुकान एवं प्रतिष्ठान इन्हें लेने से मना कर रहे हैं। लोगों के मन से डर दूर करने के लिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को पहल करनी पड़ी है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि 2000 रुपये जारी करने का उद्देश्य पूरा हो गया है और उसकी समय सीमा भी समाप्त हो गई, मगर यह पहल किसी विशेष अधिसूचना या 30 सितंबर की अंतिम तिथि के बगैर भी की जा सकती है। लिहाजा इस बात को लेकर शक बहुत कम हो गया है कि नकदी और उच्च मूल्य वाले नकदी लेन देन को कम से कम करना इस पहल का एक मकसद था। लेकिन सरकार 2016 के समय की नोटबंदी की तरह आम भारतीयों पर होने वाले प्रभाव को ध्यान में रखने में विफल रही। कुछ दिनों पहले सरकार ने उदार धन प्रेषण योजना में कुछ बदलाव किए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने 2000 रुपये के नोट वापस लेने की तरह ही उसमें भी सूझबूझ के साथ काम नहीं लिया है। एलआरएस के तहत भारतीय विदेश में निवेश या अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए एक साल में अधिकतम $2.5 लाख तक भेज सकते हैं। अब सरकार ने ऐसे लेनदेन के लिए स्रोत पर काटे गए कर का स्तर बढ़ाने का निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से होने वाली लेनदेन का पर भी यह नियम लागू रहेगा। सरकार के इस कदम का काफ़ी विरोध हुआ है, जिसके बाद उसे अपना रुख नरम किया है। सरकार ने कहा है कि 7 लाख रुपये से कम भुगतान 20% विदहोल्डिंग टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। यह अभी तय नहीं है कि यह सीमा कैसे लागू की जाएगी, क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक समय में खर्च किए गए खर्च से संबंधित ब्यौरा शायद ही उपलब्ध होता है। यद्यपि ऐसे कर से संबंधित व्यक्ति के साल के अंत में कर बिल में समायोजित किए जाएंगे, मगर इससे कागजी माथापच्ची और अनुपालन बोझ काफ़ी बढ़ जाएंगे। कारोबारी व्यय से जुड़े पक्षों को स्रोत पर काटे गए कर के दायरे से लाने से भी अनावश्यक परेशानी होगी। खासकर इससे मालिक या अपेक्षाकृत छोटे उद्यमों के कर्मचारियों के लिए झंझट बढ़ जाएगी। स्पष्ट है कि सरकार के इस कदम का उद्देश्य बेहतर प्रणाली की स्थापना में किए बिना ही
कर संग्रह और निगरानी बढ़ाना है। अगर सरकार वास्तविक समय में लेन-देन का ब्यौरा रखने के लिए ठोस प्रयास करेगी तो इससे कर वंचना और रकम की हेराफेरी रुक जाएगी। सरकार को बार-बार अपने कदमों पर सफाई देने के लिए शर्मिंदगी से बचने के लिए नागरिकों पर अपने निर्णयों से होने वाले प्रभावों की विवेचना पहले ही कर लेनी चाहिए। एक उपयुक्त कर प्रशासन में करदाताओं की चिंताओं के प्रति अधिक गंभीरता और उनकी परेशानियों को समझना पड़ता है। शहरों की सबसे मजबूत संस्कृति। अमित कपूर और विवेक देवराय, कपूर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया के चेयर एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्याता तथा देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन। विशेषज्ञों का कहना है कि संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी मानवता, मगर संस्कृति के साथ विशेष बात यह है कि इसका निरंतर विकास होता रहता है। हमारा इतिहास क्या है और यह वर्तमान से किन मायनों में भिन्न है। शहरों में हम किस तरह अपने पूर्वजों के साथ जुड़ाव बरकरार रख सकते हैं। शहरीकरण का प्रभाव किसी क्षेत्र की आबादी संरचना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के सांस्कृतिक ताने बाने पर भी उतना ही दीर्घकालीन असर छोड़ता है। लोग शहरी बन सकते हैं और दीर्घ अवधि तक शहरी क्षेत्र में रहने से विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क में आ सकते हैं। लोग इन अवधारणाओं को आत्मसात करते हैं और उन्हें अपने साथ छोटे शहरों गाँव में जाते हैं। उन जगहों के लोग भी इन अवधारणाओं के प्रभाव में आ जाते हैं। दूसरे रूप में शहरों में बाजार के स्वरूप जिस तरह बदले हैं, उनमें छोटे मगर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बदलावों की पहचान की जा सकती है। उदाहरण के लिए हम देख रहे हैं कि बड़े मॉल परंपरागत गली नुक्कड़ पर लगने वाले बाजारों की जगह ले रहे हैं। बड़े खुदरा सुविधा स्टोर खुलने से छोटे साप्ताहिक बाजार अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। पिछले 2 दशकों में आए इन बदलावों का शहरीकरण के साथ ही सर्वांगीण विकास से भी उतना ही वास्ता है। उपभोक्ता के प्रभाव से मांग की बदलती प्रवृत्ति से लोग उन प्रतिष्ठानों की तरफ रुख कर रहे हैं जहां उनकी विभिन्न प्रकार की मांगें पूरी हो रही हैं। शहरीकरण की तरह ही वैश्वीकरण के मामलों में भी यह बात सटीक बैठती है। तेजी से बढ़ रही शहरी आबादी उन वस्तुओं से रूबरू हो रही है जिन्हें नियमित जिन्स नहीं समझा जाता था। शहरों में रहने वाले लोग विक्रेताओं को इन वस्तुओं की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कह रहे हैं। ये बदलाव उतने अस्थायी नहीं है जितने लोग उन्हें समझ सकते हैं, बल्कि वे किसी शहर में रहने के भाव को प्रभावित कर रहे हैं। धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे छोटे बाजार का उदाहरण इन बदलावों के विरोध में या फिर इन पुरानी परंपराओं के खिलाफ तर्क देने के लिए नहीं दिया जा रहा है। इसका आशय है कि ऐसे बदलाव न केवल अर्थशास्त्र का विषय है, बल्कि इन्हें शहरीकरण के संदर्भ में भी समझने की चेष्टा की जानी चाहिए। ऐसे कई उदाहरण मिल सकते हैं जिनमें वैश्वीकरण की तरह ही शहरीकरण भी किसी भी शहर की संस्कृति में बदलाव ला रहा है। इसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि शहरीकरण महानगरों के भविष्य की संस्कृति को नया रूप दे रहा है। समाजशास्त्री पहले ये सोचा करते थे कि शहरीकरण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर और आबादी के पलायन से अधिक कुछ नहीं है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो शहरीकरण का आशय एक भिन्न सामाजिक ढांचे में लोगों के पलायन या आगमन से है। अब हम ये भली बात समझ चुके हैं कि शहरीकरण प्रक्रियात्मक स्तर पर उलझा हुआ एवं बहुआयामी है, मगर हम शहरीकरण के रोजाना होने वाले असर को समझने के लिए कितनी किताबी बातों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उदाहरण के लिए इस बिंदु पर विचार किया जा सकता है कि शहरीकरण के बीच सांस्कृतिक प्रारूप किस तरह बदलता है। शहरी संदर्भ में संस्कृति और विरासत की चर्चा ने सदैव संरक्षण और पुनर्स्थापन पर बहस को आगे बढ़ाया है। इस संदर्भ में शहरी विरासत में किसी क्षेत्र के परंपरागत व्यवहार और सांस्कृतिक भिन्नता के कारण नए व्यवहारों का विकास शामिल है। शहरी स्थानिक संरचना की भौतिक अभिव्यक्ति इस रूप में दिखती है कि किस तरह संस्कृति शहरी क्षेत्रों में जन्म लेती है। विभिन्न जाति पृष्ठभूमियों से लोग पलायन करते हैं और शहरों में काम करते हैं, जिससे नई संस्कृतियों का आपस में मिलजुल बढ़ता है। महानगरों से संबंधित समुदायों और अपनी सांस्कृतिक व्यवहारों का पालन करने से शहरी पहचान को और जीवंत बना देता है। शहर व्यापार, संस्कृति, शोध, उत्पादकता, समाज की प्रगति, मानव जाति एवं अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में काम करते हैं। संधारणी शहरी विकास में परिवहन तंत्र, शहरी नियोजन, जल स्वच्छता, कूड़ा प्रबंधन, आपदा जोखिम में कमी, सूचना तक पहुंच, शिक्षा और क्षमता निर्माण आदि शामिल हैं। 2008 में ऐसा पहली बार हुआ है जब शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक लोग रह रहे हैं। इस उपलब्धि के साथ एक नई शहरी सहस्राब्दी की शुरुआत हुई है और अनुमान जताया जा रहा है कि 2050 तक दुनिया की 2/3 आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी। हर एक साल लगभग 7.3 करोड़ लोग शहरों में आ रहे हैं और दुनिया की करीब आधी आबादी पहले ही शहरों में रह रही है। आंकड़ों के अनुसार महानगर क्षेत्र वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 70% योगदान देते हैं। यूएन हैबिटेट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के न्यू अर्बन एजेंडा के साथ अब शहरों को मानव बसावट के लिए अधिक टिकाऊ बनाकर विकसित करने, लचीला बनाने, सुरक्षित बनाने, वृद्धि एवं संपदा के लिए अधिक अनुकूल बनाने पर ध्यान है। कल्चर अर्बन फ्यूचर ग्लोबल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट
शीर्षक नाम से यूनेस्को की एक रिपोर्ट में शहरों को अधिक टिकाऊ बनाने में और उनकी विशेष पहचान पहचान में जान डालने में संस्कृति की भूमिका पर रोशनी डाली गई है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अरबों लोगों तक आधारभूत ढांचा एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक अच्छे आवास की व्यवस्था और हरित सार्वजनिक स्थान की अवश्य व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा सामाजिक अशांति एवं महामारी फैलने से रोकने में जरा भी ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। एक नए शहरी कार्यसूची एजेंडा को इन एवं अन्य महत्वपूर्ण चुनौतियों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। दुनिया में बड़ी संख्या में महानगरों को देखते हुए शहरी जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना, शहरी पहचान को रक्षा करना, स्थानीय संस्कृति को महत्व देना और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, कला एवं धरोहर से टिकाऊ सामाजिक एवं आर्थिक विकास के स्तंभों के रूप में बरकरार रखना ऐसी ही एक चुनौती। शहरों के प्रति झुकाव उसकी आविष्कारशीलता एवं टिकाऊ बने रहने का श्रेय उसकी संस्कृति को जाता है उनकी संस्कृति को जाता है। सांस्कृतिक कलाकृतियों, परंपरा एवं विरासत के साथ शहरी विकास ऐतिहासिक रूप से संस्कृति पर केंद्रित रहा है। संस्कृति के बिना शहर कंक्रीट एवं इस्पात के महज ढांचा मात्र हैं और ये सामाजिक पतन एवं बिखराव के जोखिम के मंडराते खतरे से जूझते रहते हैं। बिना संस्कृति के शहर जीवन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। शहरी संस्कृति शहरों की सबसे बड़ी मजबूती है। शहरी व्यवस्था मजबूत एवं टिकाऊ बनाए रखने के लिए शहरी नीतियों में सांस्कृतिक पहलुओं पर जोर दिया जाना चाहिए। गंगा का जीवन जनसत्ता नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए लंबे समय से चली आ रही तमाम योजनाओं और कार्यक्रम के बावजूद यह अभियान अब तक कहाँ तक पहुँचा है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि आज भी गंगा जैसी अहम नदी को स्वच्छ बनाने की कोई नई पहल करनी पड़ रही है। हालात यह है कि अलग अलग मौके पर लागू दिशा निर्देश के बावजूद कम से कम मलबा डालने पर भी रोक नहीं लगाई जा सकी। अब एक बार फिर केंद्र सरकार ने गंगा नदी के किनारे मलबा डाले जाने या गाँव को गंदा पानी नदी में गिराने से प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर संज्ञान लिया। इसके तहत सरकार नदी किनारे स्थित 4000 गाँव से निकलने वाले लगभग 2400 नालों को चिन्हित करके इनकी जियो टैगिंग करेगी। सरकार इनसे ठोस कचरा प्रवाहित होने से रोकने के लिए एक उपकरण एरेस्टर स्क्रीन लगाएगी। यह गंगा नदी में अलग अलग जगहों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए किया जा रहा उपाय है। अब यह उम्मीद की जा सकती है कि इसके जरिए मानव सभ्यता के लिए एक बेहद जरूरी नदी में फिर से जीवन भर सकेगा। हालांकि ये अपने आप में एक सवाल होना चाहिए कि गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए दशकों से लागू गंगा कार्य योजना या नमामि गंगे जैसी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम या और अन्य नीतियों के बावजूद आज भी इतनी बड़ी तादाद में ठोस कचरा या अन्य तरह की गंदगी बहाने वाले नालों पर कैसे रोक नहीं लग सकी। गौरतलब है गंगा नदी पर अधिकार संपन्न कार्यबल यानी ईटीएफ की पिछले महीनों हुई 11वीं बैठक में यह जानकारी भी सामने आई कि उत्तरकाशी में सुरंग के निर्माण के कारण उसके मलबे को गंगा के किनारे डाल दिया गया। इससे नदी के जल में ठोस कचरे का स्तर बढ़ गया। इससे जलमल शोधन संयंत्रों में गंदे पानी को शोधन करने में समस्याएं आ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि करीब 3.5 दशक से गंगा कार्य योजना सहित अन्य तमाम कार्यक्रमों जैसे अभियानों के बीच क्या गंगा को प्रदूषित करने वाला ये कोई नया कारक खोजा गया है? अगर नहीं तो इस समस्या को चिन्हित करने में कितना लंबा वक्त कैसे लग गया, ये समझना मुश्किल नहीं है। समस्या शायद योजनाओं या कार्यक्रमों की नहीं होगी, उसके अमल में बरती गई लापरवाही या फिर गड़बड़ियों की वजह से किसी बड़ी और किसी बेहद महत्वपूर्ण पहलकदमी का भी शून्य हो जा सकता है। सरकार की ओर से घोषणाएं करने में शायद ही कमी की जाती है, मगर उन पर अमल को लेकर कहाँ चूक और लापरवाही बरती जा रही है, इस पर गौर करना कभी जरूरी नहीं समझा जाता। लगभग 3 साल पहले यह खबर आई थी कि सरकार 2022 तक गंगा नदी के गंदे नालों को पानी में गिरने से पूरी तरह रोक देगी और इस मसले पर एक मिशन की तरह काम चल रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि अगले 1 साल बाद 2400 से ज़्यादा नाले चिन्हित किए गए हैं, जिनकी गंदगी और कचरा से गंगा का जीवन धीरे धीरे छीज रहा है। यह स्थिति बताती है कि इस नदी के निर्मलीकरण के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं की उपलब्धि वास्तव में कितनी है। नीतियों और योजनाओं के बरक्स उन पर अमल की यह तस्वीर राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाता है। अन्यथा क्या कारण है कि नदियों के प्रदूषण को दूर करने के क्रम में सबसे ज़्यादा जोर गंगा को स्वच्छ बनाने पर दिया गया, मगर इसका हासिल आज भी असंतोषजनक नहीं है। समूह 7 सम्मेलन का हासिल विकेश कुमार बडोला। समूह 7 देशों का 49वां सम्मेलन जापान के हिरोशिमा शहर में संपन्न हो गया। इसके साथ ही अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह ने भी अपना सम्मेलन हिरोशिमा में ही संपन्न कर लिया। क्वाड समूह की बैठक पहले ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित थी, लेकिन
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घरेलू ऋण के संकट के चलते क्वाड बैठक में सम्मिलित होने की समर्थता प्रकट की थी। जॉन G7 ने सम्मेलन में जिन संकल्पों को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रस्ताव पारित किया था उसमें उसमें उन, उनमें रूस द्वारा यूक्रेन पर थोपे गए अवैध युद्ध का विरोध करना, हर संभव तरीके से यूक्रेन का समर्थन करना, सार्वभौम सुरक्षा हेतु नाभिकीय शस्त्रों से मुक्त एक विश्व का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निशस्त्रीकरण और परमाणु अपसार का प्रयास करना प्रमुख थे। इसके साथ ही आर्थिक उदारता और सुरक्षा के लिए समूह के विचारगत प्रस्ताव का समन्वय करना, समूह के सदस्य और बाहरी देशों के सहयोग द्वारा भारत की स्वच्छ ऊर्जा व्यवस्थाओं के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना, अनुकूल वैश्विक खाद्य सुरक्षा हेतु भागीदार देशों के साथ मिलकर कार्य योजना शुरू करना भी है। वैश्विक अवसंरचनात्मक निवेश के लिए साझेदारी से गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना के लिए वित्तपोषण के लिए $600 अरब एकत्र करने का लक्ष्य प्राप्त करना भी प्रमुख है। इस सामूहिक प्रस्ताव में एक सशक्त और अनुकूल वैश्विक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और जीविकाओं तथा सतत विकास का संवर्धन करने के लिए साथ कार्य करने, गरीबी कम करने और तथा जलवायु और प्रकृतिगत संकट का समाधान निकालने का लक्ष्य है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाने, बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDB) को विकसित करने, अफ्रीकी देशों के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाने तथा बहुपक्षीय मंचों पर अधिक से अधिक अफ्रीकी प्रतिनिधित्व का समर्थन करने, अपने ऊर्जा क्षेत्र के कार्बनीकरण में तेजी लाने और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने पर बल है। प्लास्टिक जनित प्रदूषण को समाप्त करने तथा महासागरों की रक्षा करते हुए पृथ्वी को सुरक्षित बनाने, वन, प्रकृति और जलवायु हेतु न्यू कंट्री पैकेजेस के माध्यम से सहयोग को अधिक करने पर जोर दिया गया है। इतना ही नहीं, G7 ने दुनिया के हर प्रमुख समस्या को अपनी भावी कार्ययोजना का हिस्सा बनाया है। इसमें विश्व भर में टीका निर्माण क्षमता के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करने, एक महामारी कोष बनाने, महामारी रोकथाम के लिए भावी अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध करने, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा (USC) का लक्ष्य प्राप्त करने की तैयारी करने, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया गया। इसके अलावा मानव तस्करी के विरुद्ध प्रयासों को सुदृढ़ करने, समावेशी कृत्रिम मेधा (AI) शासन स्थापित करने, परिचित लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार AI की विश्वसनीयता के संबंध में अपने सामान्य दृष्टिकोण और लक्ष्य की प्राप्त करने, इस संबंध में पारस्परिक परिचालन के संदर्भ में उन्नत अंतर्राष्ट्रीय संवाद स्थापित करने पर जोर है। दुनिया में कहीं भी बल या शक्तिपूर्ण क्षेत्रों की स्थिति बदलने या उस पर राष्ट्र की भूमिका या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सहित बहुपक्षवाद के महत्व को दोहराने, नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापक प्रणाली को मजबूत करने और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ तालमेल रखने जैसे संकल्प भी लिए गए हैं। G7 के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के साथ एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास होगा जो मानव केंद्रित, समावेशी और अनुकूल हो, जिसमें कोई भी पीछे न छूटे। भारत की ओर से प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में अपनी 10 सूत्री कार्य योजना रखी, जिसके तहत एक समावेशी खाद्य प्रणाली तैयार कर दुनिया के सर्वाधिक अधिकारहीन लोगों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस 10 सूत्री कार्य योजना में खाद्यान्न की बर्बादी कम करने, वैश्विक उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला का अराजनीतिकरण, मोटे अनाज, समग्र स्वास्थ्य सुविधा का संवर्धन करने और डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करने तथा विकासशील देशों की जरूरतों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय विकास मॉडल तैयार करने जैसे बिंदु हैं। पहले के शिखर सम्मेलनों की तरह G7 का यह सम्मेलन भी और औपचारिकताओं में दब गया। वास्तव में इस तरह के सम्मेलन अपने सामूहिक उद्देश्यों को धरातल पर क्रियान्वयन करने में सदा विफल रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि समूह 7 के सदस्य देश एकत्र तो सामूहिक संकल्पों को पूरा करने के लिए ही होते हैं, पर सम्मेलन में सदस्य देशों के प्रमुखों की व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत रुचि अपने अपने हित साधने में ही होती है। फिर सार्वभौमिक समस्याओं के लिए जो भी देश दोषी हैं, उनमें समूह के सदस्य देश के द्विपक्षीय, व्यावसायिक, आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक संबंध भी होते हैं। इसलिए कभी भी समूह के देश सामूहिक रूप से समस्याओं के लिए दोषी देशों के विरुद्ध कठोर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई नहीं कर पाते। यूं ही समय व्यतीत होता रहता है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं विसंगति से विसंगतर होती जाती। G7 में सम्मिलित अमेरिका, जापान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम किसी न किसी रूप में चीन और रूस से दुष्प्रभावित है और इसीलिए इनके G7 के सामूहिक प्रस्तावों में हर वर्ष चीन और रूस के विरुद्ध प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कोई न कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी होता है। इसके विपरीत विकासशील देश तटस्थ होते हैं, जो दुनिया के उसी देश के समर्थन में खड़े होते हैं जिन्हें उनके आर्थिक या अन्य प्रकार की सहायता मिलती है। ऐसे ही सहायकों के रूप में चीन और रूस भी सामने आते हैं। इन परिस्थितियों में भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो विकसित होने से कुछ कदम दूर हैं, वे
कई गुटों और समूहों में विभाजित देशों के लिए बड़े समर्थक या विरोधी सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए G7 हो, क्वाड हो या G20, पिछले 9.5 वर्षों से भारत की भूमिका हर जगह महत्वपूर्ण हो चुकी। इसमें भारत की प्रगति की बड़ी भूमिका है। यह विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध प्रारंभ होने से लेकर अब तक सऊदी अरब को पीछे छोड़कर वह बड़े परिष्कृत पेट्रोलियम तेल का निर्यातक बन चुका। घरेलू अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने, राजकीय भ्रष्टाचार का अंत करने और विश्व में मानवता के आधार पर एक स्थिर, वैध और बहुसमावेशी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर निरंतर बढ़ते। भारत के प्रभाव का भला कौन सा देश अपने हित में उपयोग नहीं करना चाहता। G7 और क्वाड में चीन और रूस सम्मिलित नहीं थे, पर G7 में तो ये उपस्थित होंगे। इसलिए G7 में दूसरा ही परिदृश्य देखने को मिलेगा। जो देश G7 में चीन का नाम लिए बिना हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी एकाधिकारवादिता का विरोध कर रहे हैं, वही देश उसके साथ G20 के इतर द्विपक्षीय वार्ता करते दिखाई देंगे। इसी प्रकार G7 के जो सदस्य देश यूक्रेन के समर्थन में रूस के प्रति विद्रोही बने हुए हैं, कल G20 में उन्हीं में से कुछ अपने हित साधने रूस के साथ द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय वार्ता करते मिलेंगे। इस तरह की विरोधाभासी स्थितियां भला G7 हो या G20 किसी भी समूह के लिए अपने सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति में कैसे सहायक हो सकती हैं। इस दृष्टि से देखने पर तो यही लगता है कि G7 के सार्वभौमिक उद्देश्य अभी पूरे नहीं हो सकते। सुधार की वकालत राष्ट्रीय सहारा। संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर बहस और विमर्श अरसे से चला आ रहा है। भारत ने कई बार संयुक्त राष्ट्र के विस्तार को लेकर वैश्विक मंच पर अपना पक्ष रखा है। इसके 5 स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का भी तर्क रखा, मगर हर बार उसे नकारा दिया गया। अब हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह यूएन की कार्यशैली को लेकर तेवर तीखे किए हैं, उसे नजरअंदाज करना न्यायोचित नहीं माना जा सकता। प्रधानमंत्री ने बिना लाग लपेट के कहा कि संघर्ष को रोकने में संयुक्त राष्ट्र नाकाम है। साफ है कि मोदी विश्व के इस सबसे बड़े मंच में सुधार की बात कर रहे हैं। फिर वैसे भी पिछली सदी में बनाई गई वैश्विक संस्थाओं को 21वीं सदी के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। जब तक उसमें मौजूदा विश्व की वास्तविकता प्रतिबिंबित नहीं होती, तब तक वह मंच महज चर्चा की एक जगह टॉक शॉप बना रहेगा। इसके पहले 15 मई को पूर्व स्वीडन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हर गुजरते साल के साथ संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसकी बेहतरी के लिए इसमें सुधार होना चाहिए। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र को 1940 के दशक में बनाया गया था। उस समय भारत चार्टर का मूल हस्ताक्षर करता था, लेकिन तब वह एक स्वतंत्र देश नहीं था और उस समय 5 देशों ने एक तरह से खुद ही स्वयं को चुन लिया था। ये 5 देश आज भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और उन्हीं के पास वीटो का अधिकार है। इसके अलावा 2 साल के कार्यकाल के लिए 10 अस्थायी सदस्यों का चयन किया जाता है। भारत का अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल पिछले साल दिसंबर में पूरा हुआ था। भारत सुरक्षा परिषद में सुधारों की लंबे समय से मांग करता रहा है। साफ है कि शांति बहाली के विचार के साथ शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र आज संघर्ष को रोक पाने में कतई समर्थ नहीं। अस्तित्व में रहने के बावजूद संस्थाओं के शिथिल पड़े रहने से रूस, यूक्रेन समेत दुनिया में चल रहे तमाम संघर्ष को न तो खत्म किया जा सकता है और न सह अस्तित्व की वकालत की जा सकती। दुनिया के उन देशों को भी इस बारे में संजीदगी से सोचना होगा। दुनिया बदल चुकी है, लिहाजा संस्थाओं में भी सुधार जरूरी। चीन के विरुद्ध बनती व्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका। हिंदुस्तान। हर्ष पी पंत, प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन। जापान में पिछले सप्ताह हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें भारत एक विशेष आमंत्रित सदस्य था। जापान में G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति महत्वपूर्ण थी क्योंकि इन दिनों भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। यह भी गौरतलब है कि क्वाड की बैठक भी जापान में ही हुई, जो पहले सिडनी में होने वाली थी। जापान से ही प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी गए और वहां से सिडनी। जापान प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के लिए यह शिखर सम्मेलन दुनिया को बदलते हुए जापान का दर्शन कराने का अवसर था। यह वह जापान है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वैश्विक जिम्मेदारियों को उठाने के लिए पहले से कहीं अधिक इच्छुक है। धीरे धीरे किशिदा जापान की सुरक्षा ढांचे को बदल रहे हैं। चीन का सैन्य उदय पहले से ही जापान के शांतिवादी रुख को चुनौती दे रहा है और अब यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने टोक्यो को अपनी रणनीतिक धारणाओं के मूल सिद्धांतों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जापान अपनी सबसे गंभीर और जटिल सुरक्षा चिंता का सामना कर रहा है। जापान नीति के तहत यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही रूस के खिलाफ G7 के कदमों का प्रबल समर्थन
समर्थन करता रहा। युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद G7 राष्ट्रों ने रूस पर कुछ सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और उसके बाद रूसी तेल गैस के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अभी हिरोशिमा में G7 के नेताओं ने कहा कि वे युद्ध के मैदान में रूस के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं के निर्यात को प्रतिबंधित करने के उपाय करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की सम्मेलन में प्रमुख आकर्षण रहे। हुए अमेरिका से अधिक रियायतें लेने में कामयाब रहे। वाशिंगटन ने यूक्रेन के लिए 3,750 लाख डॉलर के अपने 38वें सैन्य पैकेज की घोषणा की थी। इस बार G7 के नेताओं ने चीन का नाम लिए बिना विरल एकता दिखाई है। उन्होंने बीजिंग की नीतियों को निशाना बनाया और मुकाबले का संकल्प भी लिया। विकसित दुनिया अपने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीनी पकड़ से दूर करके चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहती। इस लिहाज से देखें तो भारत व अन्य आमंत्रित राष्ट्रों की वहाँ मौजूदगी महत्वपूर्ण थी। क्वाड शिखर सम्मेलन के 4 सदस्य देशों ने यथास्थिति बदलने और अस्थिर करने या एकतरफा कार्रवाई करने के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए चीन पर निशाना साधा। इसके अलावा G7 में वैश्विक भू राजनीति की प्रतिस्पर्ध दुनिया में हाशिए पर धकेले जा रहे लोगों की चिंताओं को आवाज़ देने की कोशिश खुशी की बात है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ अपनी पहली आमने सामने की बैठक के दौरान नरेंद्र मोदी ने रेखांकित किया कि यूक्रेन युद्ध न सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक मामला है बल्कि मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ है। भारतीय प्रधानमंत्री ने इस युद्ध का समाधान खोजने के लिए जो भी संभव हो करने का वादा किया है। हालांकि इस समय दुनिया के एक बड़े हिस्से की चिंताएं कुछ और हैं, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था कठिन हालात का सामना कर रही है। जापान के लिए यूक्रेन पर G7 समकक्षों के साथ खड़ा होना यह सुनिश्चित करना है कि जब हिंद प्रशांत में संकट का समय आएगा तब पश्चिमी देश चीन के खिलाफ भी खड़े होंगे। जापान बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक क्षमताओं को मजबूत करने के साथ ही समान विचारधारा के देशों के साथ गठबंधन को तैयार है। भारत और जापान दोनों खुद को हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूत पक्ष के रूप में देखते हैं। इस लिहाज से जापान एशिया के रणनीतिक भूगोल को फिर से परिभाषित करने की जरूरत को स्पष्ट करने वाला पहला देश था और उसने संकेत कर दिया था कि भारत की सक्रिय भागीदारी बिना हिंद प्रशांत सहयोग के नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान दोहराया कि उनके एजेंडे में ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो यूरेशिया में तत्काल संकट या दुनिया भर में ऋण संकट से परे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विश्वसनीय उत्तर खोजने की कोशिश करना G7 के लिए चुनौती है। ऐसा करने के लिए G7 को भारत जैसे नए साझेदारों की जरूरत है। धन्यवाद।